मेरी सास और मेरी देवरानी हर वक्त मेरे शोहर को बददुआएं देती रहती। सास कहती कि ऐसे बेटे से तो मैं बे औलाद ही रहती तो अच्छा था। देवरानी कहती तुम्हारा शोहर बड़ा मनहूस आदमी है, देखो तुम पर कितना जुल्म करता है। जबकि ये सब झूठ था। मेरा शोहर तो बहुत नेक था, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। उसने तो मेरी जिंदगी भी जन्नत बना दी थी। हैरत मुझे तब होती जब मेरा शोहर घर आता तो मेरी सास और देवरानी उसकी तारीफें करते करते ना थकती, और जब वो बाहर जाता तो सौ सौ बातें बनाती। एक दिन उसी बात पर मैंने देवरानी पर गुस्सा किया तो वो बोली तुम्हें यकीन नहीं आता तो आज रात सोने का नाटक करना, तुम्हें यकीन आ जाएगा। रात को मैं आंखें बंद करके लेटी रही। शोहर को लगा कि मैं सो गई हूँ, मगर थोड़ी देर बाद ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि मेरा नाम ईमान फातिमा है और पेशे के एतबार से मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ। सरकारी अस्पताल में काम करती थी और शाम में अपना एक क्लिनिक बना रखा था। मेरे मरीज ज्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। मुझे उनका इलाज और उनकी खिदमत करके बहुत खुशी मिलती थी। बाबा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मुझे भी कोई इतराज नहीं था, इसलिए फैसले का इख्तियार मैंने बाबा को दे दिया था। जिस दिन मेरी मंगनी थी उस दिन मैंने अस्पताल से आधी छुट्टी ली थी और मैं बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक औरत यकदम मेरे सामने आ गई और गाड़ी से टकरा गई। मैं हड़बड़ा कर बाहर निकली और उस औरत को टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खराशें आई थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अपने ही घर ले आई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको दवाई वगैरह दी। जाने वो कौन थी और उसको कहाँ जाना था। मैं और मेरी बहनें फटाफट तैयार होकर रस्म के लिए चली गईं। मेरा ख्याल था कि जब तक हम वापस आएंगी वो चली गई होगी, मगर जब हम वापस आए तो वो सोफे पर सो रही थी। अम्मा ने उसे नागवारी से उठाया और कहा चलो बेबी अब तुम घर जाओ। मैंने ड्राइवर को कहा कि इसे इसके घर छोड़ आए, उसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैं अपने घर में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज्यादा नहीं जानती थी, बाबा के कोई दोस्त की फैमिली से था और देखने में वो एक शरीफ आदमी नजर आता था, इसलिए मुझे अम्मी और बाबा की पसंद पर राजी होना पड़ा। मेरी शादी 2 माह बाद तय पाई थी। कुछ दिनों की बात थी जब मैंने उस औरत को अस्पताल में दोबारा देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और खुद से दवाई लेकर दी और फिर वो चली गई। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा था। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैंने सामने रस्म करते हुए एक लड़की को देखा और उसे देखकर मैं इंतहाई हैरान रह गई, क्योंकि वो वही लड़की सफिया थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसे इशारे से पूछा तुम यहाँ? कहने लगी मैं खुद आपको देखकर हैरान हो रही हूँ, आप इस घर की नई बहू हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं तो सुनकर दंग रह गई, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और लड़की थी जो मेरे देवर के साथ साथ घूम रही थी। इससे पहले कि मैं उसे अपनी उलझन का हल मांगती, उस वक्त मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे कहा बातें तो होती रहेंगी, अभी रस्म कर लेते हैं। फिर मुझे बाकी लड़कियां अंदर कमरे में ले गई। उस कमरे में जो हो रहा था वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। पहले ही मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने बड़े भाई से पहले कैसे हो गई, और अब ये पता चल रहा था कि मेरे देवर की 2 बीवियां थीं और ये बात मेरी सास ने छुपाई थी। शादी की रात मेरा शोहर कमरे में आया, उसने मुझे सलामी दी और नमाज पढ़ने लगा। मुझे खुशी हुई कि मेरा शोहर बहुत नेक है। मैं ऐसा ही हम सफर चाहती थी। हम दोनों जब नमाज पढ़कर फारिग हुए तो मैंने पहला सवाल सफिया के बारे में किया। मेरे शोहर ने बताया कि वो मेरे भाई की पहली बीवी है। मैंने हैरानी से पूछा पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी की जरूरत क्यों पड़ी आपके भाई को? सफिया पर यह जुल्म क्यों हुआ था? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा शोहर कहने लगा मैं तो 2 दिन पहले ही बाहर के मुल्क से आया हूँ, इसलिए घर के मामलात में ज्यादा नहीं जानता। तुम अब आ गई हो ना, खुद मालूम कर लेना। मैं मुस्कुराकर रह गई। मैं एक साइकेट्रिस्ट थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी।
इस घर के लोगों की नफ्सियात क्या समझती। मेरी खुद की कैफियत उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और छोटी देवरानी अक्सर सफिया पर जुल्म करती थी, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। सफिया तो रोज सुबह उठकर घर के काम करना शुरू हो जाती थी, फिर भी घर का कोई फर्द उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी सीधी सादी सी थी, किसी के आगे बोलती भी नहीं थी, मगर उसका शोहर भी उसे अच्छा नहीं समझता था। मैंने सफिया से पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली। वो बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने शोहर की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर मेरे शोहर ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया था और मैं यतीम थी, इसलिए दादा ने मेरी सरपरस्ती करते हुए जबरदस्ती हम दोनों की शादी कर दी। लेकिन मेरे शोहर और मेरी सास ने कभी मुझे तस्लीम नहीं किया और मेरे ससुर के मरते ही मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। मैं तो शुरू से ही इनके घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। सफिया की दास्तान सुनकर मुझे उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरी सास और दूसरी देवरानी को पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को आती तो वो मेरे लिए गरम गरम चाय बनाकर ले आती। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वो ही करती थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे शोहर का रवैया कुछ बदला हुआ था। जाने उसको मुझसे क्या मसला था। छोटी छोटी बात पर वो मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढने लगा। एक बार मैं अपने मेके गई तो वापसी पर मेरा कजन मुझे छोड़ने आया। इस बात का मेरे शोहर को पता चल गया और वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। सफिया कहने लगी, भाभी, उसने ही तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ किया है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की थी, फिर वो भला ऐसे क्यों करेगी। सफिया कहने लगी, भाभी, सास ने ही तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ किया है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की थी, फिर वो भला ऐसे क्यों करेगी। इन्हीं हालात में मुझे खुशखबरी मिल गई। फिर तो सास ने सारे इख्तलाफात भुलाकर मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उस खानदान को पहला वारिस देने जा रही थी। अब मुझे सास कहती कि सफिया से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ करती है और तुम्हारा शोहर भी ठीक नहीं है। और फिर जब सफिया मुझे मिलती तो वो मुझे यही बात कहती कि तुम्हारा शोहर और तुम्हारी सास तुम्हारे हक में अच्छे नहीं हैं, इनसे बचकर रहना। मैं तो उलझ कर रह गई थी, कौन सच्चा था और कौन झूठा, मगर मुझे सफिया पर इतबार था। वो मुझे पहले दिन से ही मासूम और सच्ची लगी थी। मेरे शोहर को जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो वो बहुत खुश हुआ और मेरे लिए कीमती तोहफे लाने लगा और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने रवैये पर माफी भी मांगी और मैंने उसे माफ भी कर दिया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मगर एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वो ये थी कि पहले मेरे शोहर को क्या हुआ था, किसने उसे मेरे खिलाफ किया था। सास का कहना था कि ये सब सफिया का किया धरा है, मगर सफिया तो मेरे साथ पहले दिन से ही मुखलिस थी। मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो ये राज भी सामने आ ही जाएगा। मेरा शोहर मेरी बहुत खिदमत करता था। वो रोज रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। मेरी जिंदगी शोहर ने जन्नत बना दी थी। मगर मैं कई दिन से नोट कर रही थी कि सफिया कुछ परेशान सी है। उसने मुझे मुबारक भी तो बुझे बुझे अंदाज में दी थी। मुझे लगा कि कहीं मेरी सास इस बारे में ठीक तो नहीं कह रही, इसलिए मैंने सफिया पर नजर रखनी शुरू कर दी। मगर वो वाकई में मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने उसे कभी अपने शोहर से बात करते देखा था। एक दिन मैंने पूछा कि क्या बात है सफिया, तुम क्यों परेशान हो। कहने लगी, भाभी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। मैं दंग रह गई कि मेरे लिए परेशान हो, मगर क्यों। कहने लगी, छोड़ो भाभी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। और वो चली गई। मैं उलझन में रह गई कि आखिर मामला क्या है, ये इतनी मशकूक बात क्यों कर गई है। उन्हीं दिनों मेरे साथ एक बहुत अजीब मामला हुआ। मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा, मेरी हालत खराब हो गई। वो तो शुक्र था कि मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा हमल जाया होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा शोहर या सास
या फिर सफिया लाते थे, इन तीनों पर ही मैं शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने तो जब से मेरे हमला होने की खबर सुनी थी, मुझे हथेली का छाला बना लिया था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी तो अपने काम से काम रखते थे, और वो भी ऐसे नहीं कर सकते थे। फिर किसने मेरे साथ ये हरकत की थी? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे सफिया की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था कि वो मेरे लिए परेशान है। फिर उसने कई बार मुझे कहा था कि भाभी, अपना ध्यान रखा करो। मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया, और मेरे साथ ये हादसा होते होते रह गया। उस दिन मैं जल्द घर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जाते ही सफिया से पूछा कि तुम क्या कह रही थी, कि मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल था कि वो मेरी सास पर इल्जाम लगाएगी कि उसने ये सब करने की कोशिश की है, या फिर अपनी सोतन और दूसरी देवरानी का नाम लेगी। मगर उसने जिसका नाम लिया, वो सुनकर मुझ पर सातों आसमान टूट पड़े, और बेअख्तियार मैंने सफिया को पीछे की तरफ झटक दिया, जैसे मुझे यकीन ना आ रहा हो। सफिया ने कहा था कि भाभी, आपका शोहर आप पर बहुत जुल्म करता है। मैंने देवरानी को कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शोहर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। रोज रात को तब तक नहीं सोता जब तक मैं गहरी नींद सो न जाऊं। सफिया कुछ कहने लगी थी कि मैं गुस्से से उठकर वहां से चली आई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि सफिया ने ये क्या कह दिया। भला मेरा शोहर मेरे ऊपर ये जुल्म कैसे कर सकता है? वो तो इतना खुश है और मेरी बेइंतहा खिदमत करता है, मुझसे इतना प्यार करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने सफिया की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, बल्कि उससे बातचीत ही खत्म कर दी थी। एक दिन फिर सफिया ने मुझसे इस बात का जिक्र किया तो मैं उससे उलझ पड़ी। तब वो कहने लगी, भाभी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, मगर सच यही है कि तुम्हारा शोहर ही है जो तुम पर जुल्म करता है। ये खिदमत वगैरह सब एक नाटक है, उसे बच्चा नहीं चाहिए। मैंने खुद उसे एक दिन फोन पर बातें करते सुना था। वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, भाभी, मेरी बात का यकीन करो, मैं हरगिज भी झूठ नहीं बोल रही। भला मुझे झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? मैं तो तुम्हारे लिए भला ही कर रही हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि वाकई भला उसे मेरे शोहर के खिलाफ झूठ बोलकर क्या मिलेगा, उसका कौन सा फायदा होना है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नजर रखूंगी। मैंने अपने शोहर की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पर मैंने ध्यान देना शुरू किया, मगर मुझे कुछ भी काबिले गिरफ्त चीज या मंजर नजर नहीं आया। वो इसी तरह मेरी खिदमत करता था, मेरे लिए रोज नई से नई चीजें लाता, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी उसने अभी से शॉपिंग शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा था। उसका फोन भी चेक किया, मगर सब कुछ ठीक था। सफिया को गलत फहमी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मेरे शोहर के खिलाफ कोई बात ना करना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने बहुत सख्ती से बात की तो वो रोने लगी, कहने लगी, भाभी, तुम इस घर में आने से पहले मुझे जानती हो, मेरी फितरत से आगाह हो। मैंने कभी अपने शोहर और सोतन के खिलाफ कुछ नहीं बताया। सोचो जरा, मैं तुम्हारे शोहर के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो ऐसा करना कि आज रात सोने का नाटक करना, तुम्हें अपने शोहर की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हो गई और कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर ये भी कर लेती हूँ। रात को शोहर के आने से पहले ही मैं नाटक करके सो गई। उसने रोज की तरह सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे मैं गहरी नींद सो गई हूँ। मगर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग रही थी ताकि शोहर का राज मालूम कर सकूं। कुछ ही देर गुजरी कि अचानक मेरी तो जान निकल गई जब अपने शोहर को एक इंजेक्शन तैयार करते देखा। उसने इंजेक्शन से वो दवाई पानी में हल कर दी, और मेरी आदत है कि मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती हूँ। उसने उसी पानी में दवा मिला दी थी और सोने के लिए लेट गया। मैं जाग ही रही थी और फिर अचानक फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई और किसी को कहा, हाँ मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने शोहर के सोने का इंतजार किया, और जब मुझे यकीन हो गया कि वो सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और वास्केट से उसके इंजेक्शन की डिब्बी को निकाल कर उसका नाम पढ़ा, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
यानी सफिया बिल्कुल सच कह रही थी। मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा था। वो ऐसी दवा थी जिसके मुसलसल इस्तेमाल से मैं अपने बच्चे से महरूम हो जाती। एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है? वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे यकीन होने लगा कि वो रोज मेरे सोने के बाद यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी की सारी रात मेरी यही सोचते हुए गुजरी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी जिंदगी में कोई और औरत है? यही वजह हो सकती थी, वरना वो मुझे धोखा क्यों देता? कौन थी आखिर वो? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे शोहर ने 10 बजे किससे मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा इसका पीछा करके मालूम करूंगी कि वो किससे मिलने जा रहा है। अगले दिन मैं उठी तो सबसे पहले सफिया मेरे पास आई और पूछा, भाभी राज का पता चला? मैंने अफसुर्दगी से सर हाँ में हिलाया और कहा, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। सफिया मुझसे कहने लगी, भाभी मुझे तो किसी औरत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर उनको फोन पर बातें करते सुना है। आप तो जानती हैं मैं रात गए तक किचन के काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वो लॉन में आकर घंटों घंटों फोन पर लगे रहते हैं, इसलिए तो आपको कहा है कि मोहतात रहे। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। 10 बजे से पहले मेरा शौहर घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो एक होटल में दाखिल हुआ था। जिस मेज की तरफ वो गया था वहाँ पहले ही से एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे शौहर को देखकर हाथ मिलाया था। ये सब देखकर मैं पूरी तरह टूट गई कि मेरा शौहर एक धोखेबाज शख्स है। मैं उन दोनों के सर पर पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के रंग फक हो गए। मेरा शौहर इंतहाई हैरान होकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने शौहर को इग्नोर करते हुए उस लड़की को मुखातिब किया और पूछा, क्या तुम जानती हो ये आदमी शादीशुदा है? वो डर गई और सर हाँ में हिलाकर कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चीख कर बोली, फिर तुम्हें मेरे शौहर के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा शौहर घबरा गया और मुझे कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोती हुई वहां से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सफिया मेरे पास आई और मुझे मशवरा दिया कि भाभी आप कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चली जाएं, इनको भी पता चले और वो माफी मांगे। मैंने कमरे में आकर अपना सामान समेटना शुरू किया। जब तक मेरा शौहर भी घर आ गया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मनाने जरूर आएगा, मगर एक हफ्ता गुजर गया और उसने मेरी कोई खैर खबर ना ली। मैं भी गुस्से में थी, इसलिए फोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बहुत हो चुका था, लेकिन मुझे फिर भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो गलती पर होने के बावजूद मुझे लेने क्यों नहीं आया। सफिया को मैं जब भी फोन करती बस वो यही कहती कि यहाँ मत आना भाभी, हालात बहुत खराब है। एक दिन मैं अपने कजन के साथ अस्पताल गई तो वापसी पर हम दोनों को भूख लगी। वो कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं कुछ खा लेते हैं। मैं और वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे अपना शौहर नजर आया। वो सफिया के साथ बैठा खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन मोबाइल निकाला और अपना चेहरा छुपाकर सफिया को कॉल करने लगी। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने शौहर के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पूछा, सफिया तुम कहाँ हो? वो कहने लगी, भाभी आपके शौहर के साथ बाहर आई हुई हूँ, क्योंकि घर में उनसे सास की मौजूदगी में बात नहीं कर सकती थी। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बात? कहने लगी, भाभी तुम्हारी ही बात करूंगी ना। मैं इन्हें यहाँ पर समझाने लाई हूँ कि वो आपको मनाकर घर ले आए। मैंने फोन बंद कर दिया और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने क्यों सफिया पर शक किया था। मैं अपने शौहर का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से उठ गई। दिन गुजरते गए, एक महीना गुजर गया, मगर ससुराल वालों की कोई खैर खबर नहीं थी। अम्मा ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा सकती थी। तभी अम्मी ने मेरे कजन को बुलवाया कि जाओ बहन को छोड़ाओ। मैं उनके साथ अपने घर में दाखिल हुई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में गई और जो ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे शौहर ने सफिया के हाथ पकड़े हुए थे और वो कह रहा था,
कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, हम दोनों फिर से एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि अच्छा, तो मेरे पीछे ये सब चल रहा था। अपने शोहर से ज्यादा ताज्जुब मुझे सफिया पर हो रहा था कि कैसे वो मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वो मुझे देखकर बेहद घबरा गए थे। मेरे पास से गुजरकर जाने लगी तो मैंने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया और कहा, कहाँ जा रही हो तुम? सारा खेल तुमने ही तो शुरू किया था और अब वजाहत दिए बगैर कहाँ जा रही हो? मैं चिल्ला रही थी। शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरों से निकल आए। मैंने कहा, पूछिए सफिया से, ये मेरे शोहर के साथ कमरे में क्या कर रही थी? सफिया मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, ये अब तक तुम्हारा शोहर था मगर अब नहीं रहेगा, ये अभी तुम्हें तलाक देगा। मैंने गुस्से में कहा, बीबी, इस हालत में तलाक नहीं हो सकती और तलाक तो मैं खुद लूंगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुमने मेरा घर क्यों खराब किया? मेरा शोहर गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा घर सफिया की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कजन की वजह से हो रहा है जिसके साथ तुम इस वक्त आई हो। उसने मेरे पीछे खड़े मेरे कजन को देखकर कहा। मैं हैरान रह गई थी, मेरा शोहर ये क्या कह रहा था? मैंने अपने कजन का हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा दूसरा शरीक भाई है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर मेरे शोहर ने बेयकीनी से सफिया को देखा जो नजरें चुरा गई थी और वो कहने लगा, मगर सफिया ने तो कहा था कि ये तुम्हारा। अब मुझे सारे खेल की समझ आ गई थी। मेरी सास ठीक कहती थी, वो सफिया ही थी जो शुरू दिन से ही इस सारे खेल में शामिल थी और मेरे शोहर यानी अपने बेटे को इसलिए बुरा भला कहती थी कि वो कानों का कच्चा था। मैंने अपने शोहर को कहा कि ये आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ भड़काती रही। इसके कहने पर तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारा शोहर तुम पर जुल्म करता है। मेरी सास ने आगे बढ़कर सफिया को झिझोड़ते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती, कि ये सब तुमने क्यों किया? वो एकदम चिल्लाई और कहा, ये सब मैंने किया है। मैं ही थी जो चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफियां होते देखती आ रही थी। हर कोई मुझसे ज्यादा इस घर के बेटों को अहमियत देता था। मेरे माँ बाप को कोई नहीं पूछता था और ना ही उनके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र की थी। मैं एहसन को बचपन ही से पसंद करती थी मगर वो बाहर के मुल्क चला गया। उसके जाने के बाद दादा ने जबरदस्ती मेरी शादी इस घर के छोटे बेटे से कर दी ताकि मैं अपने बाप की जायदाद लेकर कहीं भाग ना जाऊं। फिर मेरे शोहर ने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली। मैं अकेली तन्हा रह गई। एहसन बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे सोचने से पहले मेरी सास ने एहसन की मंगनी पक्की कर दी। मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता ही ना सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। फिर मेरी सास ने मंगनी पर भी ले जाने से इनकार कर दिया। मैंने उसी दिन सारी प्लानिंग कर ली कि मुझे कैसे एहसन की दुल्हन को घर से निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर एहसन की बीवी ईमान फातिमा की गाड़ी से टकराई थी ताकि हम दोनों उसकी शादी से पहले एक दूसरे को जान लें। जब ईमान दुल्हन बनकर इस घर में आई तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। मैं हर तरफ नफरत की आग लगाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन एहसन को दिया कि वो ये रात को अपनी बीवी के पानी में मिला देना, ये डॉक्टर ने दिया है। दूसरी तरफ मेरे कहने पर ईमान फातिमा जाग रही थी और उसने अपनी आंखों से अपने शोहर की ये हरकत देख ली। ईमान फातिमा का दिल मजीद खराब करने के लिए मैंने अपनी एक दोस्त को एहसन से मिलने भेज दिया क्योंकि उससे नौकरी की तलाश थी। और फिर उस दिन होटल में मैं उन दोनों को एक साथ देखकर ईमान को यकीन हो गया कि एहसन ही उसका दुश्मन है। जब ये घर छोड़कर चली गई तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि एहसन उसे लेने ना चला जाए। मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी कहती है कि वो तलाक लेकर अपने कजन से शादी कर लेगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके टूटे दिल पर मरहम रखना शुरू कर दी और वो भी मेरी तरफ माइल होने लगा। मगर अब फिर से तुम सब लोगों ने मेरा बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया। मैं तो उसकी कहानी सुनकर दंग रह गई थी। उसकी तन्हाई ने उसे हासिद और नफरत करने वाला बना दिया था। मेरे शौहर ने सबके सामने मुझसे माफी मांग ली। मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी सास का कहना था कि सफिया के साथ इस घर में कोई जुल्म नहीं हुए, बस वो बचपन से ही ऐसी ही हरकतें करती थी। कुछ अरसे बाद सफिया ने मेरे देवर से खुला ले ली और अपनी पसंद से किसी और जगह शादी कर ली। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। सफिया फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई।